Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is important retail asset products part 1. सो रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफली मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ. यहाँ पे हम लोग जो है रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. सो देखिए, रिटेल बैंकिंग के अंदर जो हमारे रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स या फिर रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स या फिर अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो भी रहते हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट विल बी द पार्ट ऑफ रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स. इसको हम लोगों ने डिटेल के अंदर समझ भी लिया. दैट इज़ CASA, current account and savings account will be the part of retail liability products. FD and RD will be the part of retail liability products. अब ये क्यों liability है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ. बिकॉज जो भी एक इंडिविजुअल कस्टमर अब बैंक के अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन अप करेगा या FD और RD ओपन अप करेगा, तो बैंक को उस इंडिविजुअल कस्टमर को जो है वो इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है. इट मीन्स देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द बैंक. नेक्स्ट इज रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. सो रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बन जाएंगे लोन्स. अब लोन अलग अलग तरह के होते हैं: होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन एंड एजुकेशनल लोन. इसके अलावा एडवांसेस मतलब क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट कैटेगरी इज अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर कार्ड्स आ जाएंगे, जिसमें अलग अलग तरह के कार्ड्स रहते हैं: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड. बैंकिंग को हम लोग जो हैं वो उसके अंदर टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को. इसके अलावा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स पार्ट बनते हैं, और रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन एंड गोल्ड बॉन्ड्स. सो ये जो हमारे अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, इनको भी हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. और इनको हम और किस नाम से जानते हैं मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी, पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के नाम से जानते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द होम लोन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो देखिए, होम लोन्स एक ऐसा सेक्टर है इंडिया के अंदर, रिटेल बैंकिंग की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, जो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करता जा रहा है. अब इसकी कुछ कारण है. बिकॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ हाउसेज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. मतलब एक इंडिविजुअल के द्वारा जितने मन चाहे उतने हाउसेज जो हैं वो उसके द्वारा ओन किए जा सकते हैं. एक ही रिक्वायरमेंट है कि वो जो होम लोन लेगा वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं लिया जाना चाहिए. अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं. वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द अप्रूव्ड वैल्यूअर. अब जिस भी प्रॉपर्टी के लिए जो है वो लोन लिया जा रहा है बाय द इंडिविजुअल, उस प्रॉपर्टी की जो है वो वैल्यूएशन की जाएगी. मतलब क्या एक्चुअल में उसकी उतनी वैल्यू है जितनी वो क्लेम कर रहा है इन द लोन इटसेल्फ. नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द बोरोअर टू द प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी. अब जो भी प्रॉपर्टी जो है एज ए सिक्योरिटी ऑफर की गई है इंडिविजुअल के द्वारा, उसकी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन की जाएगी. क्या वो उसके नाम पे है भी है या किसी और के ही नाम की प्रॉपर्टी उसने एज ए सिक्योरिटी ऑफर कर दी है. नेक्स्ट इज नो लोन टू बी गिवन फॉर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज अनलेस दे आर रेगुलराइज्ड. तो जो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं, जैसे जो भी स्लम एरियाज़ वगैरह होते हैं, उनके लिए किसी तरह का कोई लोन नहीं दिया जा सकता है घर बनाने के लिए अनलेस दे आर रेगुलराइज्ड. नेक्स्ट इज नो लोन फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज्ड कमर्शियली बाय द एप्लीकेंट. मतलब अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहा है और फिर उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को वो बाद में जो है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस केस में लोन जो है वो नहीं दिया जा सकता. अब कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में हम देख लेते हैं रिगार्डिंग द हाउसिंग फाइनेंस, कि किस किस पर्पज़ के लिए लोन दिया जा सकता है. सो सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट. नेक्स्ट इज़ अगर आप लोगों ने किसी तरह की कोई परचेज़ या कंस्ट्रक्शन करना है ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली के हिसाब से, या फिर रिपेयर के लिए भी लोन दिया जा सकता है. इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल खुद कहीं रह रहा है और एक सेकंड हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहता है या बाय करना चाहता है फॉर हिज ओन सेल्फ ऑक्यूपेशन, उस केस में भी होम लोन दिया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ अगर वो एम्प्लॉयर के द्वारा उस इंडिविजुअल को जो है वो अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, बट स्टिल ही वांट टू परचेज अ हाउस, जिसको वो रेंटल बेसिस के लिए यूज़ करना चाहता है, तो उस केस में भी वो होम लोन जो है वो ले सकता है. अब जिस घर में वो इंडिविजुअल पहले से रह रहा है एज ए टीनेंट और उसी को वो ख़रीदना चाहे, तो उस केस में भी लोन दिया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ अल्ट्रेशन, एडिशन, रिपेयर के लिए घर की और फ्लैट की लोन दिया जा सकता है. इसके अलावा सप्लीमेंट्री फाइनेंसिस कैन ऑल्सो बी इशूड अनलेस दे आर ब्रीचिंग द ओवरऑल सीलिंग. इसके अलावा बैंक्स जो हैं वो हाउसिंग लोन दे सकते हैं बॉडीज़ को अदर देन इंडिविजुअल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन मेंट फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन इन स्लम एरिया, फॉर विच credit may be extended directly to the slum dwellers on the guarantee of government
NGOs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। मतलब जो भी किसी सोसाइटियल कॉज के लिए, जैसे स्लम एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करनी है, उसके लिए भी लोन दिया जा सकता है बॉडीज़ को, बट दोज बॉडीज़ शुड अटेन द लोन अंडर द गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ईदर और इनडायरेक्टली थ्रू द NGOs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। मूविंग अहेड, अब हम इस होम लोन स्कीम के बारे में कुछ देख लेते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए, कौन कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल होते हैं इस होम लोन स्कीम्स के अंडर जो है वो लोन लेने के लिए। सैलरीड एम्प्लॉयज़, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज फॉर देयर एम्प्लॉयज़ और क्वार्टर्स। मतलब जो भी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए क्वार्टर्स बनाती हैं। इसके बाद हम पर्पज़ की बात करते हैं कि किस पर्पज़ के लिए ये लोन दिया जाता है। फॉर द पर्पज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लैट, रेनोवेशन के लिए। इसके अलावा प्लॉट को परचेज करने के लिए जहाँ पे घर बनाया जाना है। और इसके अलावा हाउस होल्ड आर्टिकल्स जैसे हो रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, TV हो गया, इस चीज़ को परचेज करने के लिए भी ये लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम ऑफ लोन के बारे में। देखिए, देयर इज़ नो अपर सीलिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द हाउस इन मैनी बैंक्स। बाकी जो अमाउंट है वो वेरी करेगा बैंक टू बैंक, कि वो रिपेयर के लिए दिया जा रहा है, रेनोवेशन और एक्सटेंशन के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर प्लॉट परचेज करना है तो उस केस में भी वेरी करेगा बैंक टू बैंक। और अगर हाउस होल्ड के आर्टिकल जैसा मैंने आप लोगों को बताया, रेफ्रिजरेटर, TV वगैरह, उस केस में भी अमाउंट जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम द बैंक टू बैंक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन के बारे में। देखिए कि एक इंडिविजुअल कितने क्वांटम ऑफ लोन के लिए एलिजिबल है। वैसे तो ये वेरी करता है बैंक टू बैंक, बट बैंक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं बोरोअर्स की जो रीपेमेंट कैपेसिटी होती है उसको ध्यान में रखते हुए। और कैसे असेस की जाता है उसको, फॉर्म 16 इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल्स, इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू और कैश एक्रूअल बेसिस के ऊपर। अब जनरली ये देखा जाता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसकी जो नेट टेक होम सैलरी है, मतलब सारी ऑब्लिगेशंस को कट करने के बाद जो उसकी नेट टेक होम पे है, that should not be less than 40% of the gross green salary और इनकम ऑफ द एप्लीकेंट। बट अगर कोई इंडिविजुअल हाई इनकम अर्न कर रहा है तो उस केस में ये जो वैल्यू है ये 15% तक भी ली जा सकती है ऑफ द ग्रॉस इनकम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिन के बारे में। अब मार्जिन इज़, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, इट इज़ जस्ट द डाउन पेमेंट, जो कि हम लोग जनरल टर्म्स में यूज़ कर लेते हैं। देखिए, अगर 30 लाख तक का लोन दिया जा रहा है तो उस पर 10% जो है वो डाउन पेमेंट करनी रहती है एक इंडिविजुअल को। 30 लाख से 75 लाख तक का अगर लोन लिया जा रहा है तो उस केस में 20% जो है वो डाउन पेमेंट रहेगी। और अगर 75 लाख से ज़्यादा लोन लिया जा रहा है तो उस केस में 25% रहेगी। अब ये जो मार्जिन रहता है, मतलब ये डाउन पेमेंट रहती है, ये जो लोन टू वैल्यू है उसके सब्जेक्ट, उसके रिगार्डिंग ही कैलकुलेट की जाती है। देखिए, अगर लोन जो है वो 30 लाख तक का लोन है तो उसमें मैक्सिमम जो 90% ऑफ द लोन है वो जो है वो बैंक के द्वारा जो है वो फंड किया जाएगा। रिमेनिंग 10% जो कि हम लोगों ने यहाँ डाउन पेमेंट के अंदर देखा वो इंडिविजुअल देगा। इसके अलावा 30 लाख टू 75 लाख तक अगर लोन है तो 80% जो फंड्स हैं वो बैंक से लिए जाएंगे। और 75 लाख से ज़्यादा अगर का लोन बन रहा है तो उस केस में जो 75% फंड्स हैं वो बैंक के द्वारा जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी की अगर हम बात करें, ओरिजिनली बैंक शुड नॉट ऐड स्टैंप ड्यूटी, बट इफ़ द वैल्यू ऑफ हाउस इज़ लेस देन 10 लाख देन द बैंक में ऐड स्टैंप ड्यूटी। इसके अलावा हम कुछ और फीचर्स को भी इसके देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में इट इज़ लिंक्ड टू बैंक बेस और रेपो रेट पर एनम एट द मंथली रीसेट। इसके अलावा RBI जो है वो अलाउ करता है डिस्क्रिशन, देयरफॉर जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ी की अगर मैं बात करूं तो ये भी बैंक टू बैंक वेरी करेगी। सिक्योरिटी के तौर पे मॉर्टगेज या फिर इक्विटेबल मॉर्टगेज जो है वो दिया जा सकता है। डिसबर्समेंट कैसे की जाती है इसकी डिसबर्समेंट, तो अप फ्रंट मतलब एक साथ पेमेंट कर दी जाएगी अगर फ्लैट या हाउस जो है वो रेडी है। स्टेजेस में जो है वो इसकी पेमेंट की जाएगी अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है। और पेमेंट जो है वो एक साथ नहीं की जाएगी इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन अंडर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज़ रीपेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब रीपेमेंट कैसे की जाएगी, इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल इन दिस होम लोन स्कीम। मैक्सिमम 30 ईयर्स इज़ गिवन इंक्लूडिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। अब मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है, जिस पीरियड के अंदर ना ही आपको किसी तरह की किस्त देनी है और ना ही उस टाइम के अंदर किसी तरह का
प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अमाउंट की जो है वो पेमेंट की जाएगी। सो मैक्सिमम मॉरेटोरियम कितना ऑफर किया जा सकता है? 18 मंथ्स इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड 3 मंथ्स इन केस ऑफ परचेज। इसके अलावा अगर बिफोर रिटायरमेंट इन केस ऑफ सैलरीड जो है वो मॉरेटोरियम पीरियड ऑफर किया जाएगा, और 65 ईयर्स ऑफ एज जो है वो अदर्स इंडिविजुअल्स के लिए रखी गई है जो कि नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। इसके कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे, मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल की पेमेंट होती चलेगी वैसे वैसे जो है उसके ऊपर रिड्यूस्ड प्रिंसिपल बेस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा नो प्री पेमेंट चार्जेस आर देयर फॉर द फ्लोटिंग रेट लोन्स। रीपेमेंट जो है वो 70 साल तक जो है अलाउ की जाती है कुछ केसेस के अंदर। इसके अलावा फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शन इज़ देयर। कंबाइन इनकम ऑफ क्लोज रिलेटिव फॉर हायर लोन एलिजिबिलिटी इज कंसिडर्ड, मतलब क्योंकि अगर वो इंडिविजुअल जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके क्लोज रिलेटिव्स जो हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट एंड रीपेड इंस्टॉलमेंट्स, मतलब जो है टैक्स जो है वो कटता है इन केस ऑफ इंटरेस्ट और रीपेड इंस्टॉलमेंट्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन। एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन हाउसिंग फाइनेंस, bank finance can be provided for acquisition of land for construction on the plot, buying or construction of second house, buying an old house where he is presently residing as an tenant, and option D is all of the above. So try to answer out this question in your comment box. Last session में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था which among the following is the purpose of form 15G or 15H. So इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन A, that is not deducting TDS on term deposit interest income proceeds. So it will be the right answer. So this is all for today's discussion. अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।